हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का वन थिंकर वन वीडियो क्लास में। इससे पहले हमने दुर्खिम और ऑगस्ट कॉम्प पे क्लास कर ली है। आज हम कार्ल मार्क्स से संबंधित प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस क्लास से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले कार्ल मार्क्स के बारे में जान लेते हैं। तो कार्ल मार्क्स एक जर्मन थिंकर थे। किस प्रकार के थिंकर थे? जर्मन, क्योंकि ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। इन्हें हम क्लासिकल थिंकर के अंतर्गत रखते हैं। क्लासिकल शास्त्रीय विचारक के अंतर्गत हम इन्हें रखते हैं कार्ल मार्क्स में। शास्त्रीय विचारक के अंतर्गत हम लोग किस तरह किनको पढ़ते हैं, आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। आपके दुर्खिम हो गए, कार्ल मार्क्स हो गए, वेबर हो गए, ये सब क्लासिकल विचारक के अंतर्गत आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है। निम्नलिखित पुस्तकों को प्रकाशन के क्रम में व्यवस्थित करना है। ये पुस्तक दी है कार्ल मार्क्स की, आपको इन्हें अरेंज करना है कि कौन सी पुस्तक पहले आई है। पहली पुस्तक है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, दूसरी है दास कैपिटल, तीसरी है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, फोर्थ नंबर पे द जर्मन आइडियोलॉजी। तो अरेंज कीजिए कौन सी पहले आई है कौन सी बाद में। तो जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो पुस्तक आई है ये आई है आपकी 1848 में, और दास कैपिटल ये पुस्तक कब आई है, ये आई है 1867 में। इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट ये पुस्तक आई है 1844 में, और फिर आई है आपकी जर्मन आइडियोलॉजी, ये कब आई है 1845 में। तो इस अकॉर्डिंग आप इसे अरेंज कर सकते हैं। तो इसका जो अरेंज होगा वो होगा 3 4 1 2। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सबसे पहले इकोनॉमिक फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट आई, उसके बाद द जर्मन आइडियोलॉजी, फिर आई है दास कैपिटल, और उसके बाद आई है फिर आई है द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, और लास्ट में आई है दास कैपिटल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसमें बुक्स दी है और कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आपको इसमें मैच करना है किस बुक में कौन सा कॉन्सेप्ट कार्ल मार्क्स ने दिया है। दास कैपिटल सरप्लस वैल्यू मतलब अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट एलिनेशन अलगाव का सिद्धांत, द जर्मन आइडियोलॉजी हिस्टोरिकल मेटेरियलिज्म ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इसमें क्लास स्ट्रगल वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तो बताइए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। तो इसमें जो चारों ऑप्शन दिए हैं सही है। दास कैपिटल में अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत दिया है कार्ल मार्क्स ने, इकोनॉमिक एंड फिलोसफी मैन्युस्क्रिप्ट में अलगाव का सिद्धांत दिया है, द जर्मन आइडियोलॉजी में ऐतिहासिक भौतिकतावाद का सिद्धांत दिया है, और द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में बस संघर्ष की बात की है। ऑप्शन 4 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्टेटमेंट 3 दिया है, आपको बताना है सही है या नहीं है। पहली स्टेटमेंट दी है एलिनेशन की अवधारणा इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में दी गई है। दूसरी स्टेटमेंट है क्लास स्ट्रगल को सबसे स्पष्ट रूप से कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया गया है। ऑप्शन 3 है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म की विस्तृत व्याख्या दास कैपिटल में की गई है। तो आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, ऑप्शन बी 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 और 3 सही है, और ऑप्शन डी है 1 और 2 सही है। तो इसमें दो ऑप्शन है ए और डी एक ही तरह है, इसमें भी 1 और 2 लिखा है, इसमें भी 1 और 2। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए और डी, दोनों ऑप्शन सही होंगे। एलिनेशन की अवधारणा इकोनॉमिक फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में दी गई है, और दूसरी स्टेटमेंट क्लास स्ट्रगल को सबसे स्पष्ट रूप से द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में प्रस्तुत किया गया है। पर जो आपकी तीसरी स्टेटमेंट दी है हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म की विस्तृत व्याख्या इसमें नहीं की गई है, दास कैपिटल में किस पुस्तक में की गई, जर्मन आइडियोलॉजी पुस्तक में की गई है। तो इसलिए आपकी जो थर्ड नंबर की स्टेटमेंट है वो गलत दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बुक दिए हैं और उनके कॉन्सेप्ट दिए हैं, नीचे बुक्स नेम है ऊपर कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो आपको बताना है कौन से कॉन्सेप्ट कौन सी बुक में इन्होंने दिया है। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन लिखे तो आप आराम से ये कर सकते हैं। एलिनेशन, हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म, क्लास स्ट्रगल एंड कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन मतलब पूंजीवादी शोषण। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो अभी हमने देखा एलिनेशन की बात है, इकोनॉमिक फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट में किया है इन्होंने, और हिस्टोरिकल मैटेरियलिज्म की बात कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में किया है, क्लास स्ट्रगल एंड रेवोल्यूशन की बात जनरल आइडियोलॉजी में किया है, और
कैपिटल एक्सप्लॉयटेशन मतलब पूंजीवादी शोषण की बात दास कैपिटल में किया है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है असर्शन और रीजन का। दास कैपिटल मार्क्स की सबसे परिपक्व और विस्तृत कृति मानी जाती है। रीजन दिया है, इसमें पूंजीवाद की संरचना, अतिरिक्त मूल और शोषण का वैज्ञानिक विश्लेषण है। ऑप्शन ए आर दोनों सही है, आर की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए आर दोनों सही है लेकिन आर की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है परंतु आर गलत है, और ऑप्शन बी ए गलत है परंतु आर सही है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो दोनों स्टेटमेंट दी है सही दी है और दोनों एक दूसरे की व्याख्या कर रही है। दास कैपिटल मार्क्स की सबसे परिपक्व और विस्तृत कृति मानी जाती है क्योंकि इसमें पूंजीवाद की संरचना, अतिरिक्त मूल और शोषण का वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार इतिहास मूल रूप से किसका इतिहास है। तो ये कार्ल मार्क्स की बहुत ही इंपॉर्टेंट कोटेशन है जो हर एग्जाम में आपको देखने को मिल ही जाती है। ऑप्शन ए महान व्यक्तियों का, ऑप्शन बी विचारों का, ऑप्शन सी राष्ट्रों का और ऑप्शन डी है वर्ग संघर्ष का। तो इतिहास किसका इतिहास है, तो ये वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मार्क्स के अनुसार इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऐतिहासिक भौतिकतावाद का मुख्य आधार क्या है। ऑप्शन ए विचार समाज को नियंत्रित करते हैं, ऑप्शन बी है धर्म अर्थव्यवस्था को प्रभावित करता है, ऑप्शन सी है भौतिक परिस्थितियां इतिहास को निर्धारित करती है और ऑप्शन डी संस्कृति उत्पादन तय करती है। तो बताइए ऐतिहासिक भौतिकवाद का आधार क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, भौतिक परिस्थितियां इतिहास को निर्धारित करती है। मटेरियल कंडीशन डिटरमाइन हिस्ट्री। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन ए संतुलन, ऑप्शन बी क्रमिक परिवर्तन, ऑप्शन सी विरोध और संघर्ष और ऑप्शन डी सहमति। तो बताइए द्वंद्वात्मक भौतिकवाद किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये आधारित है विरोध और संघर्ष पर, कॉन्ट्रडिक्शन एंड कॉन्फ्लिक्ट पे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन पद्धति किन तत्वों से मिलकर बनती है। ऑप्शन ए संस्कृति और धर्म से, ऑप्शन बी है राजनीति और राज्य से, ऑप्शन सी है उत्पादन के शक्ति उत्पादन संबंध से और ऑप्शन डी है पूंजी और श्रम से। तो बताइए उत्पादन पद्धति किन तत्वों से मिलकर बनती है। तो ये बनती है उत्पादन की शक्ति उत्पादन संबंध से, फोर्स एंड रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आधार बेस से मास का क्या तात्पर्य। ऑप्शन ए शिक्षा व्यवस्था एजुकेशन सिस्टम, ऑप्शन बी धर्म, ऑप्शन सी है परिवार और ऑप्शन डी आर्थिक संरचना। तो बताइए मार्क्स ने आधार किसे माना है। तो ये माना है इन्होंने आर्थिक संरचना, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अधिरचना सुपर स्ट्रक्चर में क्या शामिल नहीं होता है। ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी है राज्य, ऑप्शन सी है धर्म और ऑप्शन डी है उत्पादन के साधन। तो बताइए अधिरचना मतलब सुपर स्ट्रक्चर में क्या सम्मिलित नहीं होता। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन डी, उत्पादन के साधन मीन्स ऑफ प्रोडक्शन सम्मिलित नहीं होते, जबकि कानून राज्य और धर्म ये तीनों क्या है सम्मिलित होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीपति वर्ग कौन होते हैं। ऑप्शन ए मजदूर वर्ग को कहते हैं, ऑप्शन बी किसान को कहते हैं, ऑप्शन सी उत्पादन के साधनों के मालिक को कहते हैं और ऑप्शन ए शासकीय कर्मचारी कहते हैं। तो बताइए पूंजीपति वर्ग हम लोग किसे कहते हैं, बुर्जुआ हम लोग किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं हम उत्पादन के साधनों के मालिक को। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ऑनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सर्वहारा से क्या तात्पर्य। प्रोलेटेरिएट। ऑप्शन ए व्यापारी, ऑप्शन बी है जमींदार, ऑप्शन सी है मजदूरी पर काम करने वाले श्रमिक और ऑप्शन डी है अधिकारी। तो बताइए हम सर्वहारा किसे कहते हैं। तो ये मजदूरी पर कार्य करने वाले श्रमिक होते हैं, वेज लेबर्स, इन्हें हम क्या कहते हैं सर्वहारा, प्रोलेटेरिएट कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अतिरिक्त मूल्य का स्रोत क्या है। सरप्लस वैल्यू का स्रोत क्या होता है, सोर्स। ऑप्शन ए बाजार मूल्य, ऑप्शन बी है मांग, ऑप्शन सी है श्रम का अवैतनिक श्रम और ऑप्शन डी है तकनीक। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, श्रमिक का अवैतनिक श्रम, अनपेड लेबर ऑफ वर्कर। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
श्रम मूल सिद्धांत के अनुसार मूल किस पर निर्भर करता है? ऑप्शन ए उपयोगिता पे, ऑप्शन बी दुर्लभता पे, ऑप्शन सी सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय पे और ऑप्शन डी आपूर्ति पे। तो बताइए श्रम मूल सिद्धांत के अनुसार मूल किस पर डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है सामाजिक रूप से आवश्यक श्रम समय। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अलगाव के कितने प्रकार बताए गए? मार्क्स ने अलगाव के कितने प्रकार बताए एलियनेशन के? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। तो बताइए कितने बताए हैं, साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में ये भी बताइएगा कौन कौन से अलगाव इन्होंने बताए हैं। तो इसमें इन्होंने 4 बताए हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 4 में कौन कौन सा बताया है आप लोग बताइए। तो पहला इन्होंने बताया है उत्पाद से अलगाव, उत्पाद से अलगाव। दूसरा इन्होंने बताया है उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव, उत्पादन प्रक्रिया से अलगाव। तीसरा इन्होंने बताया मानव प्रकृति और प्रजाति साथ, मतलब जो सोसाइटी में लोग रहते हैं मानव प्रजाति या आसपास के लोगों से अलगाव हो जाता है। परिवार को छोड़कर, अगर आप कहेंगे परिवार से तो परिवार से लगाव रहता है, परिवार को छोड़कर बाकी लोगों से क्या होता है अलगाव हो जाता है। ये चौथा है आपका स्वयं से अलगाव, मतलब व्यक्ति खुद से भी अलग हो जाता है। तो ये 4 प्रकार के अलगाव की बात कार्ल मार्क्स करते हैं। आप लोग को अगर नहीं पता था तो इसे आप लोग अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वस्तु से अलगाव का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए मजदूरी कम होना, ऑप्शन बी उत्पाद पर श्रमिक का नियंत्रण ना होना, ऑप्शन सी बेरोजगारी और ऑप्शन डी मशीन पर निर्भरता। तो बताइए एलिनेशन फ्रॉम प्रोडक्शन मीन्स क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, उत्पाद पर श्रमिक का नियंत्रण ना होना। वर्कर्स हैज नो कंट्रोल ओवर प्रोडक्ट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कार्ल मार्क्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। एक बार एग्जाम में यही पूछा गया था कि कमोडिटी फेटिशिज्म की अवधारणा किसने दी है? वस्तु, इसे हम हिंदी में बोलते हैं वस्तु पूजा। तो बताइए ये क्या होता है, इसका अर्थ बताइए। ऑप्शन ए वस्तुओं की पूजा, ऑप्शन बी है सामाजिक संबंध, वस्तुओं के संबंध प्रतीत होते हैं, ऑप्शन सी है अधिक उत्पादन होता है और ऑप्शन डी है उपभोक्तावाद। तो बताइए वस्तु पूजा का क्या अर्थ होता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन बी, सामाजिक संबंध वस्तुओं के संबंध प्रतीत होते हैं। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सोशल रिलेशन अपीयर एज रिलेशन बिटवीन थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है मिथ्या चेतना फॉल्स कॉन्शियसनेस क्या है? ऑप्शन ए वर्ग चेतना, ऑप्शन बी है राजनीतिक जागरूकता, ऑप्शन सी है वास्तविक शोषण को ना समझ पाना और ऑप्शन डी है क्रांति। बताइए मिथ्या चेतना क्या है? तो जो मजदूरों का शोषण होता है वो उसे नहीं समझ पाते हैं, पूंजीपति द्वारा जो किया जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, वास्तविक शोषण को ना समझ पाना, मिसअंडरस्टैंडिंग रियल एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचारधारा आइडियोलॉजी किसके हित में कार्य करती है? ऑप्शन ए मजदूर वर्ग के, ऑप्शन बी किसान के, ऑप्शन सी मध्यम वर्ग के और ऑप्शन डी शासन वर्ग के। तो बताइए आइडियोलॉजी जो होती है हमारी विचारधारा वो किसके हित में कार्य करती है? तो ये काम करती है शासक वर्ग रूलिंग क्लास के हित में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार राज्य का वास्तविक स्वरूप क्या होता है? ऑप्शन ए तटस्थ संस्था होती है, ऑप्शन बी है नैतिक शक्ति है, ऑप्शन सी है शासक वर्ग का उपकरण है और ऑप्शन डी है लोक कल्याण संस्था है। तो बताइए राज्य के बारे में मार्क्स ने क्या कहा था? तो इन्होंने शासक वर्ग का उपकरण माना था, मतलब जो राज्य होता है वो पूंजीपति वर्ग का उपकरण है, वो चाहे जैसे उससे कार्य करवाता है और राज्य करता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
पूंजीवाद में शोषण का मुख्य कारण क्या है? ऑप्शन ए निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी, ऑप्शन बी मशीनें, ऑप्शन सी अतिरिक्त मूल्य का हरण और ऑप्शन डी बाजार। तो बताइए पूंजीवाद में शोषण का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका जो मुख्य कारण होता है वो निजी संपत्ति, प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉपुलराइजेशन सिद्धांत का संबंध किससे है? ऑप्शन ए अमीरों की संख्या से, ऑप्शन बी मजदूरों की बढ़ती निर्धनता से, ऑप्शन सी सामाजिक गतिशीलता से और ऑप्शन डी वर्ग सहयोग से। तो बताइए पॉपुलराइजेशन क्या होता है? तो इस क्रिया में क्या होता है? मजदूरों की जो निर्धनता होती है वो बढ़ती जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, मजदूरों की बढ़ती निर्धनता, इंक्रीजिंग पॉवर्टी ऑफ वर्कर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्सोल्यूट पॉपुलराइजेशन का क्या अर्थ होता है? ऑप्शन ए वर्ग अंतर, ऑप्शन बी है वास्तविक मजदूरी में गिरावट, ऑप्शन सी है सांस्कृतिक गरीबी और ऑप्शन डी है बेरोजगारी। तो बताइए एब्सोल्यूट पॉपुलराइजेशन का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है वास्तविक मजदूरी में गिरावट। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिलेटिव पॉपुलराइजेशन का आशय क्या है? ऑप्शन ए पूर्ण निर्धनता, ऑप्शन बी वर्गों के बीच बढ़ता अंतर, ऑप्शन सी है न्यूनतम मजदूरी और ऑप्शन डी है सामाजिक सुरक्षा। तो बताइए रिलेटिव पॉपुलराइजेशन का क्या मतलब होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, वर्गों के बीच बढ़ता अंतर, ग्रोइंग गैप बिटवीन क्लासेस। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वर्ग चेतना क्लास कॉन्शियसनेस का विकास कब होता है? ऑप्शन ए जब शिक्षा बढ़ती है, ऑप्शन बी धर्म कमजोर होता है, ऑप्शन सी श्रमिक अपने शोषण को समझने लगते हैं और ऑप्शन डी राज हस्तक्षेप करता है। तो बताइए वर्ग चेतना क्लास कॉन्शियसनेस का विकास कब होता है? तो ये विकास तब होता है जब श्रमिक अपने शोषण को समझने लगता है। वर्कर रियलाइज देयर एक्सप्लॉयटेशन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिथ्या चेतना किसके कारण उत्पन्न होती है? ऑप्शन ए शिक्षा की कमी कारण, ऑप्शन बी प्रभावी विचारधारा कारण, ऑप्शन सी तकनीकी परिवर्तन के कारण, ऑप्शन डी शहरीकरण के कारण। तो बताइए फॉल्स कॉन्स्टिट्यूशन किसके कारण उत्पन्न होती है? तो ये उत्पन्न होती है प्रभावी विचारधारा, डोमिनेंट आइडियोलॉजी के कारण। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कमोडिटी फेटिशिज्म का प्रमुख प्रभाव क्या है? ऑप्शन ए उत्पादन में वृद्धि, ऑप्शन बी मानवीय संबंधों का छिप जाना, ऑप्शन सी उपभोग में कमी और ऑप्शन डी वर्ग चेतना। तो बताइए कमोडिटी फेटिशिज्म, वस्तु जब पूजा होती है तब इसका प्रमुख प्रभाव क्या पड़ता है? तो इसका प्रभाव ये पड़ता है कि मानवीय संबंधों का छिप जाना, कंसीलमेंट ऑफ ह्यूमन रिलेशन। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व किस चरण में होता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी सामंतवाद, ऑप्शन सी समाजवाद और ऑप्शन डी दास प्रथा। तो बताइए उत्पादन के साधनों का सामूहिक स्वामित्व किस चरण में होता है? तो ये होता है समाजवाद में, सोशलिज्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तानाशाही सर्वहारा डिक्टेटरशिप ऑफ प्रोलेरिएट क्या है? ऑप्शन ए स्थायी शासन है, ऑप्शन बी एक संक्रमणकालीन अवस्था है, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक राज्य और ऑप्शन डी निरंकुश शासन है। तो बताइए तानाशाही सर्वहारा क्या होता है? तो ये क्या होता है? एक संक्रमणकालीन अवस्था होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राज का क्षय विदरिंग अवे ऑफ स्टेट किस अवधारणा में होता है? ऑप्शन ए पूंजीवाद, ऑप्शन बी समाजवाद, ऑप्शन सी साम्यवाद और ऑप्शन डी सामंतवाद। तो बताइए राज्य का क्षय किस अवस्था में होता है? तो ये होता है साम्यवाद, कम्युनिज्म में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार साम्यवाद की विशेषता क्या है? ऑप्शन ए वर्ग संघर्ष, ऑप्शन बी निजी संपत्ति, ऑप्शन सी वर्गहीन समाज और ऑप्शन डी राज्य नियंत्रण। तो बताइए साम्यवाद की विशेषता क्या है?
तो इस समय जब कार्ल मार्क्स का कहना था कि जब साम्यवाद होगा आएगा तब क्या होगा, वर्गहीन समाज की स्थापना होगी, क्लासलेस सोसाइटी की स्थापना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण क्या है? ऑप्शन ए नैतिक मूल्य, ऑप्शन बी विचार, ऑप्शन सी आर्थिक परिवर्तन और ऑप्शन डी है शिक्षा। तो बताइए सामाजिक परिवर्तन का मूल कारण क्या है? तो इसका जो मूल कारण है वो है आर्थिक परिवर्तन, इकोनॉमिक चेंज। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार क्रांति किसके द्वारा होती है? ऑप्शन ए पूंजीपति के द्वारा, ऑप्शन बी किसान के द्वारा, ऑप्शन सी मध्य वर्ग के द्वारा और ऑप्शन डी सर्वहारा वर्ग के द्वारा। तो बताइए क्रांति किसके द्वारा होती है? तो ये होती है सर्वहारा वर्ग के द्वारा। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद का अंतिम परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए सुधार, ऑप्शन बी स्थिरता, ऑप्शन सी क्रांति और ऑप्शन डी समझौता। तो बताइए पूंजीवाद का अंतिम परिणाम क्या होता है? तो इसका अंतिम परिणाम होता है क्रांति, रेवोल्यूशन। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन शक्तियों में क्या शामिल है? ऑप्शन ए कानून, ऑप्शन बी श्रम, तकनीक, औजार, ऑप्शन सी है धर्म और ऑप्शन डी है राज्य। तो बताइए उत्पादन शक्तियों में क्या शामिल है? तो इसमें शामिल होता है श्रम, तकनीक, औजार। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, लेबर, टेक्नोलॉजी एंड टूल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संबंध किससे संबंधित होते हैं? ऑप्शन ए संस्कृति, ऑप्शन बी तकनीक, ऑप्शन सी है स्वामित्व और नियंत्रण और ऑप्शन डी है विचारधारा। तो बताइए उत्पादन संबंध किससे संबंधित है? तो ये संबंधित होते हैं स्वामित्व और नियंत्रण से, ऑनरशिप एंड कंट्रोल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अवस्था में वर्ग संघर्ष सबसे तीव्र होता है? ऑप्शन ए सामंतवाद में, ऑप्शन बी दास प्रथा में, ऑप्शन सी पूंजीवाद में और ऑप्शन डी समाजवाद में। तो बताइए वर्ग संघर्ष किस अवस्था में सबसे ज्यादा होता है? तो ये होता है कैपिटलिज्म, पूंजीवाद में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक संस्था है, ऑप्शन बी नैतिक अवस्था है, ऑप्शन सी जनता के लिए अफीम है और ऑप्शन डी सांस्कृतिक विरासत है। तो बताइए मार्क्स के अनुसार धर्म क्या है? तो मार्क्स के अनुसार धर्म है जनता के लिए अफीम, ऑप्टिमम ऑफ पीपल, ओपियम ऑफ पीपल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विचारधारा का मुख्य कार्य क्या होता है? ऑप्शन ए शिक्षा देना, ऑप्शन बी समाज सुधार, ऑप्शन सी मौजूदा व्यवस्था को वैध ठहराना और ऑप्शन डी क्रांति। तो बताइए विचारधारा का मुख्य कार्य क्या होता है? इसका मेन काम होता है मौजूदा व्यवस्था को वैध ठहराना। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजीवाद में मजदूर अपनी किस चीज से अलग हो जाता है? ऑप्शन ए परिवार से, ऑप्शन बी है राज्य से, ऑप्शन सी है अपने श्रम और उत्पाद से और ऑप्शन डी है धर्म से। तो बताइए पूंजीवाद में मजदूर अपनी किस चीज से अलग हो जाता है? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन सी, अपने श्रम और उत्पाद से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हिज लेबर एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स का समाजशास्त्र किस दृष्टिकोण पर आधारित होता है? ऑप्शन ए कार्यात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन बी है व्याख्यात्मक दृष्टिकोण, ऑप्शन सी है संघर्ष दृष्टिकोण और ऑप्शन डी है प्रणाली दृष्टिकोण। तो बताइए मार्क्स का दृष्टिकोण किस दृष्टिकोण पर आधारित है? तो ये आधारित है कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव, संघर्ष दृष्टिकोण पर। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूंजी संचय, कैपिटल अक्यूमुलेशन का परिणाम क्या होता है? ऑप्शन ए समानता आती है, ऑप्शन बी असमानता में वृद्धि होती है, ऑप्शन सी सामाजिक संतुलन बनता है और ऑप्शन डी वर्गहीनता आती है। तो बताइए जब पूंजी का संचय किया जाएगा तो उसका परिणाम क्या होगा?
तो इसका परिणाम होगी असमानता में वृद्धि होगी, इंक्रीज इन इनइक्वालिटी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस सिद्धांत में मार्क्स को सबसे अधिक पहचाना जाता है? ऑप्शन ए कार्यात्मकता, ऑप्शन बी प्रतीकात्मक अंतःक्रिया, ऑप्शन सी ऐतिहासिक भौतिकतावाद और ऑप्शन डी व्यवहारवाद। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये होगा ऑप्शन सी ऐतिहासिक भौतिकतावाद, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मार्क्स के सामाजिक विचार का अंतिम लक्ष्य क्या है? ऑप्शन ए राज्य सशक्तिकरण, ऑप्शन बी है आर्थिक सुधार, ऑप्शन सी है वर्गहीन राज्यहीन समाज और ऑप्शन डी है लोकतांत्रिक व्यवस्था। तो मार्क्स का अंतिम लक्ष्य क्या था? तो ये एक ऐसे समाज की कल्पना करते थे जो वर्गहीन और राज्यहीन समाज हो। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप वीडियो देख रहे हैं और आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिएगा और अगर आपकी इच्छा हो तो एक कमेंट भी कर दीजिएगा ताकि मैं इस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर सकूं, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इंटरेस्टेड है वीडियो देखने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स के सबसे निकट सहयोगी और सहलेखक कौन थे? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, ऑप्शन बी जॉर्ज विलियम हीगन, ऑप्शन सी लुडविग फायरबॉक और ऑप्शन डी फ्रेडरिक एंजल्स। तो बताइए कार्ल मार्क्स के सबसे निकट और सहलेखक कौन थे? तो ये थे फ्रेडरिक एंजल्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस कृति का सहलेखन मार्क्स और एंजल्स ने किया है? ऑप्शन ए दास कैपिटल, ऑप्शन बी इकोनॉमिक एंड फिलोसफिक मैन्युस्क्रिप्ट, ऑप्शन सी द जर्मन आइडियोलॉजी और ऑप्शन डी द फिल्मोलॉजी ऑफ स्पिरिट। तो बताइए मार्क्स और एंजल्स ने कौन सी बुक साथ में मिलकर लिखी है? तो ये पुस्तक है द जर्मन आइडियोलॉजी, जो आई थी 1867 में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्ल मार्क्स ने हीगल के किस तत्व को स्वीकार किया लेकिन आदर्शवाद को अस्वीकार किया? ऑप्शन ए आध्यात्मिकता, ऑप्शन बी संरचनात्मकता, ऑप्शन सी है द्वंद्वात्मक पद्धति और ऑप्शन डी है नैतिकता। तो बताइए किस तत्व को स्वीकार किया था हीगल के? हीगल का आपको पता होगा, इन्होंने वाद प्रतिवाद और संवाद का कॉन्सेप्ट दिया था। तो कार्ल मार्क्स का कहना था कि ये जो इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था ये सर के बल खड़ा था, तो कार्ल मार्क्स ने इसे पैरों के बल खड़ा किया। तो जो ये कॉन्सेप्ट दिया था वाद प्रतिवाद संवाद का, वो दिया था हीगल से प्रभावित होकर। तो इसका जो सही आंसर वो है ऑप्शन सी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फायरबॉक का प्रभाव मार्क्स पर किस रूप से पड़ा था? ऑप्शन ए द्वंद्वात्मक आदर्शवाद के रूप में, ऑप्शन सी मानवतावादी भौतिकवाद और ऑप्शन सी कार्यात्मकता और ऑप्शन डी प्रतीकात्मक अंतर्क्रियावाद। तो बताइए फायरबॉक का प्रभाव क्यों पड़ा था, किस विचारधारा को लेकर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मानवतावादी भौतिकवाद, ह्यूमनिस्टिक मटेरियलिज्म। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मकता को पैरों के बल खड़ा किया। फायरबॉक ने धर्म की आलोचना भौतिकवादी दृष्टि से की। तीसरा स्टेटमेंट है एंगल्स ने डायलेक्टिक्स ऑफ नेचर लिखी। ऑप्शन ए और दो सही है, ऑप्शन बी है 2 और 3 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 सभी सही है और ऑप्शन डी 1 और 3 सही। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है और कौन सा गलत? तो इसमें जो तीनों की तीनों स्टेटमेंट दी है वो सही दी है। मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मकता को पैरों के बल खड़ा किया था, फायरबॉक ने धर्म की आलोचना भौतिकवादी दृष्टि से की थी और एंगल्स ने डायलेक्टिक ऑफ नेचर लिखी है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मार्क्स ने हीगल की द्वंद्वात्मकता में क्या परिवर्तन किया है? ऑप्शन ए आदर्शवादी से भौतिकवादी बनाया है,
ऑप्शन बी भौतिकवादी से आदर्शवादी बनाया, ऑप्शन सी धार्मिक बनाया और ऑप्शन डी नैतिक बनाया। तो बताइए जो हीगल का द्वंद्वात्मक परिवर्तन था उससे मार्क्स ने क्या बनाया? तो इसका जो राइट आंसर वो है ऑप्शन ए, आदर्शवादी से भौतिकवादी बनाया। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। उम्मीद करती हूँ आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। फिर भी किसी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो आपको किस राइटर पे चाहिए कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।